Okay, let's get started with the revision of chapter number 1, sources of law. Talking about the weightage 5 to 9 marks. 5 इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4 पार्ट आते हैं 5 नंबर के, उसमें से ये ज्यादातर क्वेश्चन मिलता है आपको. अगर उससे ज्यादा आया तो दैट विल बी कवर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर. वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा. तो इस तरह से आपका 5 to 9 में ये वेरी करेगा. इंट्रोडक्शन में ये कह रहा है कि लॉ की कोई यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो हर समय सही मानी जाए. क्यों? क्योंकि अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग टाइम पे लॉ को डिफाइन किया है, तो हम ऐसी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं निकाल सकते. हमें कहीं ना कहीं से डिराइव करना पड़ता है कि अलग अलग ज्यूरिस्ट ने क्या क्या कहा है, उसके बेसिस पे हम लॉ को कैसे समझ सकते हैं. नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ डिस्क्राइब बाय वेरियस ज्यूरिस्ट विदाउट यूनानिमिटी. Why no unanimity? Because jurist 1 ने 1860 में इंटरप्रेट किया और jurist 2 ने 2018 में. तो नेचर, पर्पस और सोर्स उस टाइम का और नेचर, पर्पस और सोर्स आज के टाइम का बराबर नहीं हो सकते. तो दैट्स व्हाई देयर इज नो यूनानिमिटी. यूनानिमिटी मतलब एक मत नहीं होना. तो एक डेफिनेशन नहीं मिलेगी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस. उसमें से आपको कुछ ना कुछ डिराइव करना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ 5 तरह की डेफिनेशन है: नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक. नेचुरल स्कूल में क्या आएगा? पुरानी डेफिनेशन, जैसे हिंदू व्यू ऑफ, अगर देखा जाए रिलीजन में भी लॉ शामिल था. लॉ इज अ पार्ट ऑफ धर्म. सेलमन के अकॉर्डिंग ऐसी बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जो स्टेट यूज करता है जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वो आपका क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा. तो इसका मतलब लॉ को अगर सही रूप में जानना है तो बना तो वो नेचर के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसका सही इंटरप्रिटेशन कहां मिलेगा? कोर्ट्स में मिलेगा, ना कि लॉ मेकर के पास में. तो इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द ट्रू नेचर ऑफ लॉ, यू शुड गो टू द कोर्ट, नॉट टू द लॉ मेकिंग बॉडीज. नेचुरल स्कूल में बहुत सारे ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन है, जैसे अल्पाइन, सिसरो, जस्टिनियस डायरेस और विनोग्रेडोव. अब देखो, आर्ट और साइंस ऑफ इक्विटेबल एंड गुड, हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, standard of just and unjust, set of rules imposed and enforced by society with regard to attribution and exercise of power over person and things. तो इसका मतलब यूनानिमिटी नहीं है. अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेफिनेशन दी गई है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके किस सर्कमस्टेंसेस में कौन सी डेफिनेशन सही बैठती है. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ. पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन का मतलब होता है कि लॉ बना हुआ है तो मानना पड़ेगा. जॉन ऑस्टिन ने कहा लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल सेट बाय पॉलिटिकली सुपीरियर मैन फॉर पॉलिटिकली सब्जेक्टिव मैन और इंफीरियर मैन. मतलब एक राजा होता है और एक प्रजा होती है. राजा नियम बनाता है किसके लिए? प्रजा के लिए, और प्रजा को वो मानने पड़ते हैं. केल्सन ने कहा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ डज नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट एक्चुअली अकर्स बट ओनली प्रेस्क्राइब सर्टेन रूल्स. लॉ वो नहीं बताता जो एक्चुअल में होता है, बस कुछ रूल्स बना देता है जिसको तुम्हें फॉलो करना रहेगा. तो ऐसा कोई नहीं सोचे कि एक्चुअल में कुछ और हो रहा है, लॉ तो कुछ और बना हुआ है. लॉ जब बना तो फ्यूचर के लिए बना है, तो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल. वो क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन कुछ रूल्स प्रेस्क्राइब कर दिए गए जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. लॉ क्या? एक कमांड है, आपकी ड्यूटी बनती है उसको फॉलो करना, और अगर नहीं किया तो क्या मिलेगी? सैंक्शन. सैंक्शन हियर मींस पनिशमेंट, कि अगर तुम लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो यू विल बी पनिश्ड. हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ में हम क्या कहते हैं? कस्टम्स आर सुपीरियर टू लेजिस्लेशन. सेवेनीज थ्योरी ऑफ लॉ में कि लॉ मेकिंग तो सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे लॉ बनाया जाता है, एक काम आपको दिया गया है, लेकिन लॉ तो एक्चुअल में कस्टम्स से आता है. कस्टम्स आर फार मोर सुपीरियर देन लॉ. सर हेनरी मेन ने कहा लॉ हैज कम डाउन टू अस इन टू नोशंस, नोशन ऑफ ऑर्डर, नोशन ऑफ फोर्स. या तो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर फोर्सफुली कोई चीज तुम पे इंप्लीमेंट की गई है. तो हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ में हम कह रहे हैं कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड. यूनिवर्सल नहीं है लैंग्वेज की तरह, अलग अलग रीजन में अलग अलग लॉ बनाए जा सकते हैं. तो कुछ लोग अलग कानून फॉलो करेंगे, कुछ अलग करेंगे, तो आपको सबको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ एज पर द नेम सजेस्ट, इसमें हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे कि जितने भी कानून बनते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनने चाहिए. डिगिट, आयरिंग और रोस्को पाउंड 3 लोग हैं जिन्होंने इसको डिफाइन किया. एसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली सोशल फैक्ट, कि कानून किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनता, ये बनता ही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी assured by state's power of constraint.
कि स्टेट क्या करता है, गारंटी देता है लोगों को कि यहां पे अगर तुम रहोगे तो तुम्हारे राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होंगे, हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ऑर्डरिंग ऑफ ह्यूमन कंडक्ट थ्रू पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, तो हम कह सकते हैं law is the only mean of social control, law has to serve social purpose and law is coercive in nature। ये तुम बोल सकते हो कि लॉ सोशल कंट्रोल के लिए बनाया जाता है, उसका एक सोशल पर्पस होता है और ये हमेशा कोर्सिव रहेगा नेचर में, मतलब तुम्हें दबाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि एवरी लॉ इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। रियलिस्टिक डेफिनेशन कब आती है, जब जुडिशियल प्रोसेस चलता है। होम्स और कार्डोजो ने ये चीज डिफाइन की कि लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट, कि बिना कोर्ट में जाए लॉ को सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज रेमेडी लेने के लिए तो तुम्हें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कार्डोजो ने कहा लॉ इज द रूल ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश्ड टू जस्टिफाई प्रेडिक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी दैट इट विल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट इफ इट्स अथॉरिटी इज चैलेंज्ड इज द प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ। मैं कैसे मान लूं कि ये कानून सही काम करेगा, तो उसके लिए मैंने एनफोर्सेबिलिटी की बात की कि अगर कोई भी कानून बना है तो वो एनफोर्सेबल हो जाएगा कोर्ट के थ्रू, बस तुम विश्वास रखो। तो प्रेडिक्शन है एक तरह का जो सर्टेनिटी से किया गया है कि ये चीज होकर ही रहेगी। तो हम कंक्लूजन में क्या निकाल सकते हैं, लॉ में स्टेट का होना जरूरी। स्टेट मतलब कोई गवर्निंग पावर, वो अथॉरिटी देते बनाने की या रिकॉग्निशन की या सैंक्शन की, किसको, रूल जिनको हम कहते हैं लॉ। रूल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए उनके पीछे पनिशमेंट होती है, और जो ये रूल्स होते हैं जिनको हम लॉस कहते हैं, इनका कुछ पर्पस भी होता है। पर्पस सोशल भी हो सकता है या फिर किसी डेस्पो के पर्सनल एंड्स को सेटिस्फाई करने का। आज की डेट में हम नहीं मानते, लेकिन जब ब्रिटिशर्स लॉ बनाते थे तो मे बी हो सकता है वो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए भी लॉ बना रहे हैं। अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव, परमिसिव। मैंडेटरी मतलब अफर्मेटिव एक्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स देना ही पड़ेगा। नेगेटिव कंडक्ट, कैरिंग अ वेपन, नहीं ले जा सकते। परमिसिव मतलब ना तो किसी चीज के लिए रोक रहा है ना किसी चीज के लिए बोल रहा है करने के लिए। राइट है तुम्हारा वोट करने का, अगर तुम चाहो तो करो, नहीं तो मत करो। तो ना तो ये मैंडेटरी है ना प्रोहिबिटरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, लॉ हमेशा क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, नहीं स्टैटिक नहीं डायनामिक होना चाहिए। स्टैटिक मतलब हमेशा वैसे ही चलना चाहिए, पर सोसाइटी चेंज होगी तो लॉ को भी चेंज होना पड़ेगा। तो लॉ क्या होना चाहिए, डायनामिक, चेंज होगा रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग। प्रिवेलिंग लॉ पर कस्टम या पीपल एस्पिरेशन से भी कंफर्मिटी रखना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि लॉ कुछ ही है और लोग कुछ और चाह रहे थे या फिर कस्टम कुछ और बोल रहा था। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना कि कस्टम्स को भी माइंड में रखना है और लोगों की एस्पिरेशंस को, उनके ड्रीम्स को भी आपको देखना पड़ेगा। लॉ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कॉन्सेप्चुअली भी और स्ट्रक्चरल भी। आजकल हम एक्सैक्ट जस्टिस नहीं सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि ऐसा जस्टिस नहीं चाहिए जो हमेशा एक जैसा हो। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस को भी चेंज होना पड़ेगा। लॉ हमारे लिए सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाता है, रिमूव करता है सोशियो इकोनॉमिक बैलेंसेस। लॉ का काम ही ये है कि सोसाइटी के लिए एक सिंबल बन जाए सोशल जस्टिस का। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ की। कुछ सोर्सेज है प्राइमरी और कुछ है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है, कस्टम, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, स्टेट्यूट्स और पर्सनल लॉ। सेकेंडरी में आपका आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस एंड सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम्स की। विद सैंक्शन एंड विदाउट सैंक्शन, पॉजिटिव मोरालिटी। कई कस्टम ऐसे होते हैं जिनमें पनिशमेंट अटैच होती है, जिनमें पनिशमेंट अटैच होगी, और कुछ ऐसे हैं जिनमें पनिशमेंट नहीं होती फिर भी लोग पॉजिटिव मोरालिटी में फॉलो करते हैं। जो सैंक्शन वाले उनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लीगल और कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो पुराने टाइम से ट्रेडिशनली एज ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं। लीगल में दो है, लोकल और जनरल। लोकल मतलब एक रीजन स्पेसिफिक, और जनरल मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम, या फिर ऐसे पूछ लेता है एवरी कस्टम इज नॉट अ वैलिड कस्टम until and unless it fulfills some requirements। तो ये आपको कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन पॉइंट्स यही रहेंगे। पहला, पुराना होना चाहिए, नई चीज को कस्टम नहीं कह सकते। सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी जिस चीज में वो कस्टम नहीं बन सकती। रीजनेबल होना चाहिए, हर कस्टम एक रीजन के साथ होता है, बिना रीजन के कोई कस्टम नहीं बनता।
कंपल्सरी होना चाहिए, हर किसी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, चॉइस वाली बात नहीं हो, यूनैनिमस होना चाहिए, सबको उस पे एक मत होना चाहिए, कुछ लोग एग्री कर रहे हैं कुछ नहीं, ये कस्टम नहीं बनेगा। पीसफुल, उस कस्टम की वजह से कहीं भी पीस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट एंड कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, कहीं भी जो प्रिवेलिंग लॉ है उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए और पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स according to which a custom becomes a valid custom. Judicial decision of precedent, judges made the law. This is the second primary source of law. प्रेसिडेंट और जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट मतलब सेट पैटर्न गाइडिंग द फ्यूचर कंडक्ट, कि एक पैटर्न तुम्हारे लिए बना हुआ है जो तुम्हारे फ्यूचर कंडक्ट को गाइड करेगा कि कैसे तुम्हें फ्यूचर में बिहेव करना है। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है? गाइडेंस और अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट डिसीजन ऑफ द कोर्ट फॉर फ्यूचर केसेस, कि जो पुराने डिसीजन आए हुए केसेस में उससे फ्यूचर में तुम कैसे रेफरेंस ले सकते हो, दैट इज नोन एज जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। क्यों? कि मान लीजिए जज ने एक डिसीजन लिया 2013 में, सिमिलर फैक्ट के साथ 2018 में केस आया, तो बाउंड टू फॉलो आपको एक बार तो देख लेना चाहिए। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसिस, कि आपको मान लेना चाहिए कि ऐसा रेफर कर लेंगे तो हमें फायदा होने वाला है, कोई नुकसान इसमें नहीं है। जुडिशियल प्रेसिडेंट दो तरीके के हो सकते हैं, मे बी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मे बी ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के एज पर आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को बना दिया, कोई जुडिशियल डिसीजन ले दिया, तो वो पूरे कंट्री में जो भी कोर्ट्स होंगे उन पे सब पे बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या अपने डिसीजन से बाउंड है? नो, वो अपने डिसीजन को पुराने को चेंज भी कर सकता है। स्मॉलर बेंच का लार्जर बेंच से बाउंड है, यस। अगर आप अथॉरिटी में नीचे हो, आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है, तो आपको उसका डिसीजन मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट के एज पर आर्टिकल 225 हाई कोर्ट के जो लॉ होंगे वो बाइंडिंग होंगे सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो उस हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आती है। पर दूसरी हाई कोर्ट के लिए उसका क्या होगा? परसुएसिव वैल्यू। वो चाहें तो फॉलो करें या फिर ना करें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम मजबूर नहीं कर सकते उनको फॉलो करने के लिए। तो इसका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सबके लिए, पर सुप्रीम कोर्ट खुद उनसे बाउंड नहीं है। हाई कोर्ट के डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उस हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आने वाली लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं, अदर हाई कोर्ट्स पे वो परसुएसिव वैल्यू रखते हैं, पूरी तरह से बाउंड नहीं है। अब अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो बेंचेस होती है अलग अलग। सिंगल जज सबसे छोटी बेंच कहलाता है, स्मॉलेस्ट बेंच। दो जजेस हुए तो उसको डिवीजन बेंच कहते हैं, तीन या तीन से ज्यादा हुए तो उसको हम फुल बेंच कह देते हैं। अगर एक डिसीजन लिया है बिग बेंच ने, मतलब फुल बेंच ने, तो वो बाइंडिंग होगा किस पे? स्मॉलर बेंच ने। डिवीजन बेंच का भी बाइंडिंग होगा स्मॉल बेंच पे। एक हाई कोर्ट की सेम बेंच कॉन्ट्रैरी डिसीजन नहीं ले सकती जो ऑलरेडी किसी कोऑर्डिनेट बेंच ने लिया हुआ है, मतलब सेम हाई कोर्ट में डिसीजन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, डिवीजन बेंच का डिसीजन अगर गलत है तो वो सिंगल जज पे तो बाइंडिंग रहेगा, लेकिन जो फुल बेंच है वो उसको चेंज कर सकती है, पर हमेशा नहीं। तो जैसे मान लो स्ट्रक्चर इस तरह से समझो, एक सिंगल जज है, वो स्मॉलेस्ट बेंच है, उसके ऊपर डिवीजन बेंच और उसके ऊपर कौन सी बेंच है? फुल बेंच। तो इफ अ डिसीजन इज टेकन बाय अ डिवीजन बेंच, तो द स्मॉलर बेंच डोंट हैव अ राइट टू चेंज द डिसीजन, बट जो हायर बेंच है वो तो कभी भी चेंज कर सकती है। तो इफ अ स्मॉलर बेंच फाइंड्स इट इनअप्रोप्रिएट कि ये डिसीजन गलत है, तो वो खुद नहीं चेंज कर सकते, वो इसको रेफर कर देंगे किसको? फुल बेंच को, एंड देन द फुल बेंच हैज अ राइट टू चेंज द डिसीजन। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अगर केस 1 आया 2014 में, 5 जजेस ने जजमेंट लिया, सिमिलर फैक्ट के साथ केस 2 आया 2018 में, 5 जजेस ने कॉन्ट्रेरी जजमेंट लिया, तो अब ले सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन। जजमेंट जो 2018 में आया वो प्रिवेल करेगा, जो 2014 का था वो यहीं तक सरवाइव करेगा। रेशनल क्या है जुडिशियल प्रेसिडेंट के पीछे? फंडामेंटल प्रिंसिपल है लाइक केस शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो सेम केस है उनको सेम ही तरीके से डील करना चाहिए। अब देखो काइंड्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट में अथॉरिटिव मतलब जो मानना ही पड़ेगा, जैसे हाई कोर्ट बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से और सबऑर्डिनेट कोर्ट बाउंड है हाई कोर्ट के डिसीजन से। परसुएसिव मतलब रेफर किया जा सकता है, नॉट मैंडेटरी, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ओरिजिनल जो पहली बार डिसीजन आएगा दैट विल बी नोन एज ओरिजिनल प्रेसिडेंट।
लेकिन जो बार बार रिपीट होगा उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। तो पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है जो एकदम से नया है, दैट विल बी नोन एज ओरिजिनल प्रेसिडेंट, एंड देन आफ्टर इफ इट इज फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट इट विल बिकम डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अब अथॉरिटी में भी दो है, एब्सोल्युटली अथॉरिटिव और कंडीशनली अथॉरिटिव। देखो एब्सोल्युटली अथॉरिटिव में वो चीज आएगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग है सारी लोअर कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के डिसीजन उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, तो हायर लेवल के डिसीजन लोअर के लिए क्या होंगे, एब्सोल्युटली बाइंडिंग। लेकिन कंडीशनली अथॉरिटी में क्या चीज आएगी कि एक ही कोर्ट की अगर बेंचेस की बात करें तो वहां पे कंडीशनली अथॉरिटिव हो जाएगा। जैसे एक स्मॉलर बेंच ने डिसीजन लिया तो हाई कोर्ट की स्मॉलर बेंच ने डिसीजन लिया, दो इट इज बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, पर अगर सेम हाई कोर्ट की हम फुल बेंच की या डिवीजन बेंच की बात करें तो उनके लिए वो कंडीशनली अथॉरिटिव है, वो माने तो ठीक है, नहीं भी मानेंगे तो वो चेंज कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से रिलेटेड तीन डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियो डेसिडेंडी और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑबिटर डिक्टा। स्टेयर डिसीसेस में सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपको ऑलरेडी जो डिसीजन लिया गया है उसको अनसेटल नहीं करना है, जो चीजें पहले से डिसाइडेड है कीप देम इंटैक्ट इफ देयर इज नो नीड टू चेंज द थिंग्स, और ऐसा भी नहीं है कि उसको मॉडिफाई किया नहीं जा सकता, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन विल बी डन, ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल। डॉक्ट्रिन्स में से क्वेश्चन कई बार आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लेता है डॉक्ट्रिन भी, कोई सी भी आ जाती है, स्टेयर डिसीसेस, ऑबिटर डिक्टा या रेशियो वाली, जो भी वो पूछ सकते हैं। Adhere to the things or decisions and do not unsettle things. Doctrine that obligate court to look to precedent when making their decision. जैसे A और B ने बाइक बोरो की, C और D कार बोरो करते हैं, तो है तो बोरोइंग का ही केस ना, तो इट कैन बी रेफर्ड। दूसरी तरफ रेशियो डेसिडेंडी में हम कहते हैं कि रेशियो लो इन्फ्लुएंस का, ऐसे होता है ना कि कई बार हम नकल करते हैं तो अकल लगाना भूल जाते हैं कि अगर तुम्हारे केस के फैक्टर सर्कमस्टेंसेस अलग है तो मे बी यू हैव टू टेक अ न्यू डिसीजन, पुराना डिसीजन चलेगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो रेशियो ऑफ इन्फ्लुएंस तुम्हें डिसाइड करना है। रीजन ऑफ डिसीजन हमेशा रेशनल होना चाहिए, सही और गलत का फर्क करके, ऐसा नहीं है कि उस जज ने ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही कर दूं जबकि वो गलत है, तो आई एम लाइक कि मुझे सही डिसीजन लेना है, गलत को फॉलो नहीं करना है। लीगल रूल है जो डिटरमाइन करता है फाइनल डिसीजन को, लीगल पॉलिटिकल और सोशल प्रिंसिपल सारे इसमें आ जाते हैं रीजनिंग में, और सेट प्रेसिडेंट आर बाइंडिंग, कि जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो आपके लिए बाइंडिंग है, उनको अनसेटल नहीं करना, पर याद रखना इन्फ्लुएंस कितना लेना है वो तुम्हें डिसाइड करना है एज अ जज। ऑबिटर डिक्टा, कई बार एक जज जब डिसीजन लेता है तो साथ में एडिशनल कमेंट्स भी कर देता है, वो डिसीजन का पार्ट नहीं होते हैं, तो तुम्हारे लिए डिसीजन तो बाइंडिंग है एज पर स्टेयर डिसीसेस, लेकिन वो कमेंट्री भी क्या तुम्हारे लिए बाइंडिंग है, दैट कमेंट्री इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू, वो कमेंट्री तुम पे बाइंडिंग नहीं होगी, उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट तुम पे नहीं आएगा, परसुएसिव होगी नेचर में, अगर तुम चाहो तो फॉलो कर लो वरना मत करो। तीसरा सोर्स आता है स्टेट्यूट्स और लेजिस्लेशन, क्या जो हमारे इनेक्टेड लॉज हैं उनकी हम बात करेंगे, ये क्या होते हैं, जस्ट स्क्रिप्टम रिटन लॉ, और कस्टम्स होते हैं हमारे नॉन स्क्रिप्टम अनरिटन लॉ। तो अब हमने पहले कस्टम की बात कर ली, अनरिटन लॉ की, तो अब हम बात करेंगे रिटन लॉ की, जस्ट स्क्रिप्टम की। तो देखो स्टेट्यूट्स में सुप्रीम लेजिस्लेशन भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी हो सकता है। सुप्रीम मतलब जो सोवरेन पावर से आता हो और डायरेक्टली पावर कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता हो, जबकि सबऑर्डिनेट मतलब डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, उसको कहीं ना कहीं से डेलीगेटेड पावर्स मिल रही होती है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स को हम पावर देते हैं फंक्शंस को परफॉर्म करने की, वो कभी भी सुप्रीम लेजिस्लेशन से नहीं आती, दैट इज अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये भी दोनों हमारे सोर्सेज है किसके, लॉ के, और कौन से सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्सेज। लास्ट एक सोर्स आता है पर्सनल लॉ। देखो जब हमारा स्टेट्यूट नहीं है किसी चीज पे बना हुआ तो हम किसको रेफर करते हैं, हम रेफर कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं स्टेट्यूट नहीं बना हुआ तो हम कस्टम देख लेते हैं कि कस्टम कैसा बना हुआ है, पर अगर कस्टम में भी कुछ नहीं मिला तो देन यू नीड टू रेफर टू द पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्वड इन द केस। दो पर्सनल लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदुओं का जो कानून है वो कहां पाया जाता है, श्रुति में, जो चार वेदों में लिखे, चार वेद ऑलरेडी वी नो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद में जो श्रुतियां लिखी गई, श्रुतियां मीन श्लोक टाइप जो लिखे गए हैं, उसमें आपको ये कानून मिल सकता है। स्मृति जो भगवान की याद में या उनकी सेइंग जो गुरुओं की डिसिपल्स ने कलेक्ट की और उनको कंपाइल किया, उसको हम स्मृति कह देते हैं, वो भी हमारे लिए सोर्स है। कोड्स ऑफ मनु, इसमें एक आता है
Yajnavalkya Smriti and Narad Smriti. These are the three types of Smriti that becomes a primary source of personal law. हिंदूज को गवर्न किसमें करेंगे पर्सनल लॉ से? इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, अडॉप्शन, co-parcenary, partition of joint family property, pious obligation of sons to pay their father's debt, guardianship, maintenance of religious and charitable endowment. इन सारे मामलों में हम पर्सनल लॉ से गवर्न करेंगे, पर याद रखना मॉडिफाइड बाय स्टैट्यूट लॉ. उसको हम एज इट इज यूज नहीं करेंगे, हम उसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे. किसकी तरह से? स्टैट्यूट लॉ की तरह से. पर्सनल लॉ मोमेडिन का कहां पाया जाएगा? जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कहां पाया जाता है? होली कुरान में, हदीस में. हदीस क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स जो उनके रहते हुए नहीं रिकॉर्ड हुई लेकिन बाद में रिकॉर्ड की गई, कंपाइल की गई, तो उसको हमने हदीस में डाला. इज्मा, जब प्रॉफिट के और उनके कंपेनियन के जो हमने सेइंग्स थी उनको एक जगह रखा तो जो चीज निकल करके आई दैट इज इज्मा. किया मतलब जो कुरान, हदीस और इज्मा की कंपैरेटिव स्टडी है जिससे हम एनालॉजिकल डिडक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज कियास. डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज ऑन मोमेडियन लॉ, जिसमें दो आती है, हिदाया और फतवाए आलमगीरी. फतवाए आलमगीरी किसने बनवाई थी? औरंगजेब आलमगीर ने. ये एक्चुअल में कोड ऑफ कंडक्ट जैसा है कि इफ यू आर इन अ मुस्लिम कम्युनिटी सो व्हाट शुड बी योर कोड ऑफ कंडक्ट. तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, जो भी तुम्हारे बनी हुई चीजें उन्हीं में से डिराइव करके कुछ चीजें निकाली गई है. तो एक कमेंट्री या डाइजेस्ट की तरह तुम इसको ले सकते हो. तो इसीलिए ये भी सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है. मुस्लिम्स को हम किस किस चीज में पर्सनल लॉ से गवर्न करते हैं? वही मॉडिफाइड बाय स्टैट्यूट लॉ. इनहेरिटेंस, विल, सक्सेशन, लीगेसी, मैरिज, डाउरी, डाइवोर्स, गिफ्ट, वक्फ, गार्जियनशिप एंड प्रीएम्पशन. इन सब मामलों में हम पर्सनल लॉ को रेफर करते हैं लेकिन मॉडिफाइड बाय स्टैट्यूट लॉ. और कब आएगा पर्सनल लॉ? जब स्टैट्यूट नहीं है, कस्टम भी नहीं है, तो थर्ड चीज हमारे सामने आएगी पर्सनल लॉ. तो यहां आके आपके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ खत्म होते हैं. अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ की. जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ. अब सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ में चार पार्ट है. इंग्लिश कॉमन लॉ, स्टैट्यूट लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड लास्ट इज मर्केंटाइल लॉ और कॉमर्शियल लॉ. देखो मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंडिया आपको अलग से भी बताया गया और यहां एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ भी बताया गया है. अब बात करते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस की, जो हमारा क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है. ये प्रिंसिपल एक्चुअल में हमारे यहां से नहीं है, ये इन पीस रेगुलेशन 1781 से आया. एक्चुअल में क्या होता था, जब भी स्टैट्यूट में कुछ नहीं मिला, कस्टम में कुछ नहीं मिला और पर्सनल लॉ भी नहीं काम आया, तो आपको जो डिसीजन लेना होगा दैट इज थ्रू जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस. इसमें क्या होता है? आप सही और गलत का फर्क करते हो, नॉट अकॉर्डिंग टू रिजिड लेटर्स ऑफ लॉ. आप अपनी समझ से उस चीज को डिसाइड करते हो. तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस कब काम आएगा? जब स्टैट्यूटरी लॉ, कस्टम और पर्सनल लॉ तीनों काम में नहीं आएंगे. हमारे हिंदू लॉ में पहले से इसका वर्जन अवेलेबल था, बट जब इन पीस रेगुलेशन आए तो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन मॉडर्न फॉर्म में हमें मिल गया, हमने उसको फॉलो कर लिया. अब बात करते हैं कॉमन लॉ की. कौन सा कॉमन लॉ? इंग्लिश कॉमन लॉ. कॉमन लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ जो किससे निकल करके आती है? जुडिशियल डिसीजन से. मतलब ये रिटन लॉ नहीं है, ये इनेक्टमेंट्स नहीं है, ये कहां से आते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट से. तो कॉमन लॉ कहां का? इंग्लैंड का भी हमारे लिए सोर्स बना है सेकेंडरी लॉ का. जब भी हमारे प्राइमरी सोर्सेस काम में नहीं आते हैं तो हम जुडिशियल डिसीजन को रेफर कर लेते हैं या जूरिस्प्रूडेंस की टेक्स्ट बुक को रेफर कर लेते हैं ताकि हम बेटर डिसीजन ले पाए. ये अनरिटन लॉ है इंग्लैंड का, जो कॉमन है, सब उसको आराम से फॉलो करते हैं. उसके बाद आता है लॉ मर्चेंट या फिर हम आपका मर्केंटाइल लॉ. ये ट्रेडर्स के लिए बना हुआ है. खास करके जब भी ट्रेडिंग होगी तो हमें मर्केंटाइल लॉ को यूज करना पड़ेगा. अब जो कस्टम्स है वो बाइंडिंग फोर्स रखते हैं लॉ की, लेकिन कस्टम से काम नहीं चलेगा, आपको यूनिवर्सल कंप्लायंस के लिए उसको लॉ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जो कस्टम्स या यूसेजेस थे उसको ही हमने लॉ मर्चेंट में कन्वर्ट किया, मर्केंटाइल लॉज बना के. उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. देखो इक्विटी का प्रिंसिपल क्या होता है कि सपोज करो आई एम अ पर्सन हु इज एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के डिसीजन से एग्रीड हूं तो आज की डेट में मैं मर्सी पिटीशन लगाता हूं किसको? प्रेसिडेंट को, कि मेरी मर्सी एक्सेप्ट करो और मुझ पे दया करो, मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो, मुझ पे दया करो, तो मेरी सजाएं कम की जा सकती है. ये कॉन्सेप्ट भी इक्विटी का ही कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या होता था कि एक किंग को हम फाउंटेन हेड मानते थे जस्टिस का, कि अगर मान लो
जिसने डिसीजन लिया उसका डिसीजन तुम्हें समझ में नहीं आया तो यू कैन रेफर इट टू द किंग इन काउंसिल। अब किंग क्या करता था, इन सारी एप्लीकेशंस को एक बिशप को रेफर करता था। बिशप को हम क्या कहते थे, चांसलर कहते थे, और इन कोर्ट का नाम भी चांसरी कोर्ट था और इक्विटी कोर्ट भी आप इनको कह सकते हो। अब जो बिशप होता था वो किस बेसिस पे डिसीजन लेगा, लॉ के बेसिस पे नहीं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिड लेटर्स ऑफ लॉ। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, सही और गलत का फर्क करेगा, और उसमें ये जब वो करेगा तो वो दो चीजें देखेगा कि जो इक्विटी में आया है वो खुद क्या इक्विटी करता है, और जो इक्विटी में आएगा वो क्लीन हैंड से आएगा, उसने खुद ने कोई अपराध नहीं किया हो, उसको ही हम इक्विटी देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो था चांसरी कोर्ट कहलाया, या फिर आप इसको इक्विटी कोर्ट भी कह सकते हो। इट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद आता है इंग्लिश स्टैट्यूट लॉ, जो आज भी हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि हमें रेफर करना पड़ जाता है। दो वी हैव मेड आवर ओन लॉ जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ में आ गया, लेकिन आज की डेट में भी हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि कभी कभी हमें रेफर करना पड़ सकता है। तो जैसे इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बैंकरप्सी एक्ट, कैरियर्स एक्ट, इंग्लिश कंपनीज एक्ट, तो ये हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ में आ सकते हैं। अब हम अलग से एक चीज पढ़ेंगे, मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। कहां का, इंडिया का। इंडिया में पहले मर्केंटाइल लॉ नहीं था, उससे पहले क्या चलता था, कस्टम्स और ट्रेड यूसेजेस चलते थे, किसमें, बिजनेस ट्रांजैक्शन में। पर धीरे धीरे हमें नीड लगी कि एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर, तो हमने शुरुआत की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। पहला मर्केंटाइल लॉ हमारा था जिसके थ्रू हमने शुरुआत की कि जब मर्केंटाइल लॉ नहीं था तो हम पर्सनल लॉ से इस चीज को डील करते थे, पर पर्सनल लॉ में बड़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि उसको भी तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अब हमने प्रॉपर एक कानून बना दिया, पर फिर भी ये पूरी तरह से कोडिफाइड नहीं है। स्टिल इट हैज अ इन्फ्लुएंस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेड यूसेजेस, पर कोई बात नहीं, फिर भी एक एक्ट तो बना, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कोड नहीं है। तो मर्केंटाइल लॉ के हमारे क्या सोर्सेज रहे, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ वो तो हमारा बेस था, एक्ट्स इनेक्टेड बाय इंडियन लेजिस्लेशन, जो इंडियन लेजिस्लेशन के एक्ट थे वो, फिर जुडिशियल डिसीजन और साथ में कस्टम्स एंड ट्रेड यूसेजेस, ये हमारे सोर्सेज बन गए किसके, मर्केंटाइल लॉ के। सबसे पहले इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ वो हमारा बेस है भाई, उसको हम नहीं छोड़ सकते। आज भी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि कभी कभी रेफर करना पड़ जाता है। मॉडिफिकेशन के साथ हमने अडॉप्ट किया, हमने एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया है। इंडियन लेजिस्लेचर में जो स्टैट्यूट लॉ बन गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन है, इंश्योरेंस एक्ट है, ये सारे भी इसी में शामिल होंगे। अब आते हैं जुडिशियल डिसीजन पे, कहां के, whenever law is silent on a point the judge has to decide the case according to principle of justice, equity and good conscience। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा मोस्ट कॉमन लॉ में। कॉमन लॉ ही तो बनेगा क्योंकि कोई रिटन लॉ नहीं था, एक जुडिशियल डिसीजन के थ्रू आया है। ये प्रिंसिपल इंश्योर करेगा जस्टिस टू इंडिविजुअल एंड सर्टेनिटी आएगी लॉ में कि हर बार नया डिसीजन नहीं लिया जाएगा, डिसीजन ऐसा आएगा जो हर टाइम पे सही माना जा सके। कस्टम्स एंड ट्रेड यूसेजेस, वैसे हमने बहुत कोशिश की पूरी तरह से चीजों को कोडिफाई करने की, पर पूरा कोडिफाई नहीं हो पाया, तो नहीं हुआ कोडिफिकेशन, कोई बात नहीं, लेकिन कस्टम्स और ट्रेड यूसेजेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं और इनको हम सोर्स मानते हैं किसका, मर्केंटाइल लॉ का। अब बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की। व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, जूरिस और प्रूडेंस। जूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंस मतलब नॉलेज। जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। अब इसमें क्या होता है, लॉ को तुम्हें जनरल सेंस में पढ़ना है, एक होता है एक्ट और एक होता है लॉ। एक्ट मतलब एक पर्टिकुलर चीज, लॉ मतलब जनरल। तो जब हम लॉ को जनरल सेंस में पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि हमें कोई काम करना है, जस्ट टू गेन नॉलेज अबाउट द सेम, तो दैट इज नोन एज जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस में मतलब आप लॉ की नॉलेज लोगे विदाउट एनी रिजिड बाउंड्रीज, कोई रिजिड बाउंड्रीज नहीं, तुम कितना भी पढ़ सकते हो, कितना भी उसमें नॉलेज गेन कर सकते हो। तो नेचर ऑफ लॉ जानने के लिए जो चीज की जाती है दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल और सोशियोलॉजिकल दो तरीके के जूरिस्प्रूडेंस होते हैं। एनालिटिकल में आप ट्राई करते हो प्योर साइंस को डिस्कवर करने का, मतलब जो बना हुआ है, जैसे बना हुआ है वो वैसे ही रहेगा। सोशियोलॉजिकल में तुम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऑब्जर्व करते हो कि सोसाइटी कैसे उससे इंपैक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो बना है उसको वैसे ही मान लेना, और सोशियोलॉजिकल में आपको मोरल कंटेंट वगैरह, सोशल कंटेंट वगैरह की बात करनी होती है। जूरिस्प्रूडेंस का इंटरप्रिटेशन बहुत सारे जूरिस्ट ने किया, जैसे बी किंग ने कहा जूरिस्प्रूडेंस इंप्रूव द यूसेज ऑफ लॉ। स्टेलमैन ने कहा इट इंक्लूड्स ऑल स्पीसीज ऑफ ऑब्लिगेटरी रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन के एक्शंस के लिए कुछ ऑब्लिगेटरी रूल्स बनाए गए, वो सारे किसमें आएंगे, जूरिस्प्रूडेंस में आएंगे। जेरमी बेंथम ने कहा लॉ
क्या है, हिस्ट्री है, केस लॉ है, कमेंट्री है, और थ्योरी और स्टडी किसकी है, नेचर ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम की। जूलियस स्टोन ने कहा लॉयर का जो एग्जामिनेशन है परसेप्ट और आइडियल टेक्निक्स है लॉ की, वो ही क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। प्रोफेसर G.W. पैटन ने क्या कहा, jurisprudence is founded to construct a science which will explain relationship between law, its concept and the life of society। law उसके कॉन्सेप्ट और सोसाइटी की लाइफ को एक्सप्लेन करने वाली चीज ही क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है। हाँ, तो अब बात करते हैं लीगल थ्योरीज की। इसमें से भी शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार शुरू में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछ ली जाती है ये लीगल थ्योरीज। देखो लीगल थ्योरी क्या है, एक ऐसी फील्ड है इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज की जिसमें कोई एनालाइज करता है लॉ को, या तो जिस रूप में बना हुआ है उस रूप में, या अपनी एस्पिरेशंस या अपने ड्रीम्स बताता है कि ऐसा होना चाहिए। तो दो तरह की लीगल थ्योरी है, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम ये बात करते हैं कि जैसा बना हुआ है उसको मानना पड़ेगा, तो अब आप उस पर आर्ग्यूमेंट मत करो कि इसमें क्या है और क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव में हम ought to be की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोफेसर HLA हर्ट की थ्योरी है जो कि पॉजिटिविज्म को फॉलो करने वाले हैं। इसका मतलब थ्योरी कैसी है, पॉजिटिव। लॉ आर कमांड्स वर्थ परसुइंग, डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज, डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल इवैल्यूएशन। मतलब जैसा बना है वैसा मानना पड़ेगा। लॉजिकली डिड्यूस किए गए प्रीडिटरमाइंड रूल्स है जिनमें सोशल एम्स, पॉलिसी और मोरालिटी की कोई जरूरत नहीं है। मोरल जजमेंट कभी भी रेशनल आर्गुमेंट के साथ जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। मतलब तुम मोरल डिसीजन लोगे तो उसका बेस किस चीज को बनाओगे, तो देयर विल बी नो बेस फॉर द सेम। तो आपको हमेशा लीगल डिसीजन लेने चाहिए, मोरल को फॉलो नहीं करना चाहिए। लॉ जो बना है वो सेपरेट रहना चाहिए ought to be से, नेवर मिक्स अप टू थिंग्स। लॉ जो बना है दैट इज फॉर यू, ought to be एक अलग चीज है, उनके बीच में कभी भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। पॉजिटिविज्म में ये कहता है, ये 5th इसका डिस्क्रिप्शन है कि अगर लॉ बनाया गया है तो उसमें मिनिमम मोरल कंटेंट तो ऑलरेडी है ही। अगर लॉ मेकर ने लॉ बनाया है तो बना तो सोसाइटी के लिए, व्हाई यू आर एडिंग मोर मोरल कंटेंट इनटू द सेम। तो मोरल कंटेंट नहीं हो तो वो तो वैसे ही लॉ बनेगा ही नहीं, तो आप क्यों उसमें एडिशनल मोरल कंटेंट डाल रहे हो। तो ये किसने कहा, प्रोफेसर HLA हर्ट ने। अब आती है जॉन ऑस्टिन की थ्योरी। ये भी क्या है, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ है, मतलब पॉजिटिव थ्योरी। ऑस्टिन भी पॉजिटिविस्ट थे। इन्होंने ये माना कि हमें लॉ की जस्टनेस और फेयरनेस पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो जैसा बना है वैसा मानना चाहिए। पर हाँ, इन्होंने एक डिफरेंशिएशन किया, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। मतलब मैं अगर तुम्हें कमांड देता हूं, मैन टू मैन कमांड, तो दैट इज नॉट लॉ, वो तुम्हारी बेवकूफी है, तुम क्यों मान रहे हो। लेकिन अगर कोई सुपीरियर अथॉरिटी, कोई सोवर्न पावर तुम्हारे लिए कुछ बना रही है, तुम उसको मानने के लिए मना करते हो, तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज प्रॉपर्ली सो कॉल्ड लॉ। तो लॉ प्रॉपर्ली सो कोल्ड मतलब एक हायर अथॉरिटी से आना चाहिए, और लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कोल्ड मतलब मैन टू मैन कमांड जो एक सबऑर्डिनेट नहीं दे, सबऑर्डिनेट दूसरे सबऑर्डिनेट को दे रहा है, कोई सुपीरियर अथॉरिटी से नहीं आ रहा, तो वो कभी भी लॉ नहीं है। लॉ कौन सा है, जो सोवर्न पावर से आ रहा है। ऑस्टिन ने कहा लॉ कमांड है, किसका, सोवर्न का, जिसके पीछे पनिशमेंट होती है, ये तुम्हारी ड्यूटी बन जाती है उसको फॉलो करना, और अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो 3 मेन फीचर हो गए लॉ के, ये कमांड है, सोवर्न अथॉरिटी से आता है, और इसके पीछे पनिशमेंट जरूर अटैच्ड होती है। अब बात करते हैं रोस्को पाउंड की थ्योरी की। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। सिमिलैरिटी इसने निकाली टास्क ऑफ अ लॉयर और इंजीनियर के बीच में। कैसे सिमिलैरिटी, कि जैसे एक इंजीनियर जब मशीन को डिजाइन करता है तो वो फ्रिक्शन कम से कम चाहता है कि वेस्टेज कम से कम हो, आउटपुट ज्यादा मिले। वैसे ही जब लॉयर लॉ को इंटरप्रेट करेगा तो वो क्या सोचेगा कि कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, जो भी मैं करूं दैट शुड बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। रियलाइजेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वुड रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट। पर यहां पे आपको बहुत मुश्किल आएगी। मुश्किल इसलिए आएगी क्योंकि आप ऐसा सोशल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जहां सारों के इंटरेस्ट को हम सेटिस्फाई कर सके। और ये कौन सी थ्योरी है, नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी, क्योंकि यहां पे हम ought to be की बात कर रहे हैं, जो बना है उसकी बात नहीं हो रही। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। इंटरेस्ट को पहले रिकॉग्नाइज कर लो, कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सा पब्लिक है, कौन सा सोशल है। फिर उनकी क्या कर दो, लिमिट बांध दो कि इतने ही हम दे पाएंगे, और फिर उन लिमिट्स को अंदर अंदर उसको सिक्योर कर दो कि इतना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, मतलब आपके ये वाली चीजें सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर रोस्को पाउंड कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, ये चीजें चेक कर सकते हो। पहले एक लिस्ट बना लो
इंटरेस्ट की और उनका क्लासिफिकेशन कर लो। फिर ये देखो कौन से को हम लीगली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फिर उनकी लिमिट्स बता दी और उन्हीं लिमिट्स के अंदर उनको सिक्योर कर दिया, और कभी कभी डीलिमिट भी करना पड़ सकता है। इस तरह से तुम्हारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट का, कि हाउ टू वैल्यूएट द इंटरेस्ट। तो यहां पे हमने लॉ बने हुए की बात नहीं की, हमने ओट टू बी प्रिंसिपल की बात की कि कैसा होना चाहिए। अब बात करेंगे जॉन विलियम सेलमन की। वैसे तो ये थ्योरी पूरी तरह से नॉर्मेटिव नहीं है, ना ही ये पूरी तरह से पॉजिटिविस्टिक है। कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव थ्योरी जैसी है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो किसके जैसा लगेगा, नॉर्मेटिव के जैसा लगेगा। सेलमन ने पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाया, पर पूरी तरह से जैसा जो बना हुआ है वो नहीं माना। उसने क्वेश्चन उठाया कि क्वेश्चन भी उठाना चाहिए आ लॉ और द लॉ में, कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कानून मान लेते हैं पर वो कानून होता नहीं है एक्चुअल में। तो वो आप पूछो कि व्हाट इज अ लॉ एंड व्हाट इज द लॉ। फॉर्मर क्या है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, और लेटर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस डिस्टिंक्शन डिमांड्स अटेंशन फॉर द रीजन दैट कॉन्क्रीट टर्म इज नॉट को एक्सटेंसिव विद द एब्स्ट्रैक्ट इन इट्स एप्लीकेशन। कभी भी ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें साथ में चलेगी, या तो आ लॉ रहेगा या द लॉ रहेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है पर क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं। जब भी हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिफेमेशन, क्रिमिनल लॉ, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट माने जाते हैं। और कंक्रीट फॉर्म में हम बात करते हैं स्पेसिफिक लॉ की, जैसे आईपीसी हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, तो वो सारा कंक्रीट फॉर्म में हो, और ये दोनों कभी भी साथ में नहीं चलेंगे, या तो आ लॉ या द लॉ। तो सेलमन ने कहा लॉ वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जिसको रिकॉग्निशन स्टेट देता है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। अब आती है हेन केल्सन की थ्योरी। ऑस्ट्रियन फिलोसोफर है, ज्यूरिस्ट है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में मानता है, इसका मतलब पॉजिटिव लीगल थ्योरी। केल्सन ने माना कि कंटेम्प्रेरी स्टडी और थ्योरी ऑफ लॉ है सारी बेकार है, क्योंकि उसमें हर चीज में रिलीजन को, मोरालिटी को मिक्सअप कर रखा है। ऑस्टिन एक पॉजिटिविस्ट थे, उसी की तरह केल्सन ने भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। तो एज ऑस्टिन, केल्सन वाज आल्सो अ पॉजिटिविस्ट, फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन लॉ जो बना हुआ है उस पे, और उसमें से निकाल दिया किसको, मोरल, आइडियल और एथिकल एलिमेंट्स को निकाल बाहर किया कि इनकी इसमें कोई जगह नहीं है। इन्होंने ये डिस्कार्ड किया कि जस्टिस कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो जस्टिस की बात ही नहीं करते फिर भी वो कानून के रूप में चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है लॉ हमेशा जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। समटाइम्स अ लॉ इज अनजस्ट बट स्टिल इट कंटिन्यूज एज अ लॉ। केल्सन ने कहा नॉर्मेटिव साइंस है एक तरह की जो नेचुरल साइंस से अलग है, मतलब ये रूल बेस्ड साइंस है, मतलब जो लॉ बना हुआ है वो रूल पे बेस्ड है, तो उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। केल्सन ने कहा सैंक्शन या नॉर्म सर्टेन बिहेवियर को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर मैं मोरल नॉर्म्स की बात करूं या लीगल नॉर्म्स को कंपेयर करूं, तो लीगल नॉर्म्स हमेशा एक प्रूफ के साथ आते हैं, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, जबकि मोरल नॉर्म्स ओट प्रीपोजिशन है, इसको हम जस्टिफाई कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। तो ओट वाली चीजें लीगल में नहीं चलेगी, आपको कौन से नॉर्म्स लेने पड़ेंगे, लीगल नॉर्म्स लेने पड़ेंगे। लास्ट एक थ्योरी है जर्मी बेंथम की थ्योरी, ये एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत बड़े पायोनियर रहे। A law may be defined as assemblage of signed declarative of volition conceived or adopted by a sovereign state concerning the conduct to be observed in certain case by a certain person or class of person who in the case in question are or are supposed to be subject to his power. Thus Bentham's concept of law is an imperative one. इन्होंने simply ये define किया कि law sovereign power से आता है and it becomes your duty to follow the law. इनिशियल कंट्रीब्यूटर रहे जिन्होंने ये बताया कि लॉ किस लिए बनाया जाता है, सोसाइटी में इसका काम क्या है। मैन को दो ही कमांड्स मिलते हैं, या तो पेन या प्लेजर। प्लेजर का मतलब पर यहां पे बड़ा है, खुद के लिए नहीं सोचना, आपको पूरी सोसाइटी के लिए सोचना है। प्रिंसिपल ऑफ बेनेवोलेंस मतलब भाईचारे की बात करनी है। लॉ का काम है मैक्सिमम हैप्पीनेस लाना, और हर एक इंडिविजुअल अगर हैप्पी होगा तो पूरी सोसाइटी भी अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से आप एक एफिशिएंट सोसाइटी बना सकते हो। लॉ कभी भी सही के लिए बनाया जाता है, ना कि गलत लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी कौन सी है, नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी है, कि इन्होंने सिर्फ ये बताया कि लॉ बना क्यों है और कैसे हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी। एक तो ये थ्योरीज, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। एक वो डॉक्ट्रिन जो मैंने बताई थी, स्टेयर डिसीसेस, ऑर्बिटर डिक्टा वगैरह, वो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अदर देन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। बाकी तो आपको पूरा ही समराइज्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। जो भी इसमें पीपीटी में फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, आप उन फ्लो चार्ट्स पे फोकस कर सकते हो, उससे फिर आप अपना कंटेंट खुद डिजाइन कर सकते हो।